हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स। सो बेसिकली आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि सितंबर के कहा जा रहा है कि जो मिड सितंबर होगा बेसिकली वहां तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज से ही डेट को यहाँ पर चेक करते हैं तो 15 डेज अगर हम माने तो हमारे पास अभी प्रेजेंट है। जिन 15 डेज में हम अगर CSIR नेट की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। बेसिकली PYQ नोट्स में यहाँ पर आपको 15 डेज का प्लान मैंने सोचा है कि मैं शेयर करूं, जिससे कि कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिल पाए। तो PYQ नोट्स के ऊपर ये बेसिकली 15 डेज में कोशिश करूंगी कि रोज एक वीडियो अपलोड करूं, और अगर ना भी हो पाए तो आज का वीडियो तो आप कोशिश कीजिएगा पूरा वॉच करें। एंड इसमें कुछ कमी लगे या कुछ आपको ऐसा लगे कुछ मिस हो जाता है, यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। तो ये चीजें रहेंगी। और बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पर एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी बुक जर्नल के बारे में, क्योंकि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि नॉर्मली अपने फ्री टाइम में नॉवेल्स को रीड करते हैं या कुछ मतलब रीडिंग उनकी हैबिट में रहती है। तो बुक रीडर्स बेसिकली बुक वॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, तो अगर वो लोग चाहते हैं तो दे कैन बॉट दिस बुक जर्नल फ्रॉम चश्मिश शॉप। उसका आप इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर भी मैं आपको शो कर दूंगी यहाँ पर। सो बेसिकली बुक जर्नल में यहाँ पर एक फ्री भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर के बारे में तो ठीक है, हम ज्यादा डिस्कस ना करते हुए थोड़ा बहुत बुक जर्नल के बारे में आपको बता देती हूँ। सो बुक जर्नल इस टाइप से यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी वहां से, अगर आप इसको बाय करते हैं, इफ यू आर अ बुक रीडर बुक वॉर्म। सो अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप आपकी फेवरेट बुक्स का रिव्यू लिख सकते हैं और अपना एक ट्रैक रख सकते हैं बुक्स के बारे में। तो बेसिकली ये बुक जर्नल का है। और अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है इसके बारे में सारी, तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें बेसिकली जो द एल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की तरफ से जो लिखी गई बुक है उसका हमने वहां पर रिव्यू भी लिया है थोड़ा बहुत, और बुक जर्नल के बारे में भी उसमें देखा है। सो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द PYQ नोट्स नाउ। सो स्टूडेंट्स, PYQ नोट्स के यहाँ पर मैंने जो नोट्स बना रखे हैं वो मैंने बेसिकली जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर MCQ से उसी को लेते हुए यहाँ पर बनाए हैं, और कोशिश की कि मैं उनको अच्छे से, मतलब ऐसे अगर हम लोग ना भी हमारे पास MCQ के क्वेश्चंस हो तो भी हम पता कर सके किस टाइप से वहाँ MCQs आते हैं, या बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि MCQs के लिए इंपॉर्टेंट रह चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन बैंक ना भी हो तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर अडू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोनोसाइट्स, अब नॉर्मली मैं यहाँ पर एक चीज आपको और बता देती हूँ कि यहाँ पर हम PYQ नोट जब पढ़ते हैं तो हम इतना बेसिक नॉलेज हमारे पास, हम ये मान के चलते कि बेसिक नॉलेज या तो स्टूडेंट के पास है, और अगर नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर अपना नॉलेज बिल्ड कर सकता है। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगी कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं और क्या उनके टाइप्स हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ नॉर्मली हम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सो आई थिंक इट वुड बी फाइन फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स इन ब्लड। अगर हम मोनोसाइट्स की बात करें तो अगर वो ब्लड में जब रहते हैं तो ब्लड के अंदर वो सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स कहलाते हैं। तो ब्लड में जब रहते हैं तो मोनोसाइट्स कैसे रहते हैं, बहते हुए फॉर्मेट में रहते हैं, इतना याद रखना। बट व्हेन दे गो इन टिश्यूज दे डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। लेकिन अगर यही मोनोसाइट्स टिश्यूज के अंदर चला जाए, टिश्यू के अंदर चाहता है, अभी वो ब्लड में था तो बह रहा था, सर्कुलेट कर रहा था, अब वही मोनोसाइट अगर टिश्यू में चले जाएगा तो वो मैक्रोफेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। Next is eosinophils are phagocytic cells important in body's defense mechanism against parasitic organism। अब यहाँ पर अगेन आपको टर्मिनोलॉजीज वर्ड्स सिर्फ इनको याद रखना है। जैसे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस कम बनते हैं जब वो टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, उसी तरह से eosinophils phagocytic सेल्स होते हैं, यानी कि दूसरे सेल्स को खा लेंगे जो उनके अंदर, मतलब बाहर से जो आउटसाइडर्स जो रहते हैं, मतलब इंट्रूडर्स हम कह सकते हैं, उस टाइप की चीजों को फेगोसाइट करने की कोशिश करते हैं, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करते हैं। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है, पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप। अगर नहीं पता हो तो आप पर्टिकुलरली इस वर्ड के बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं अलग वीडियो में आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट इज ऑल वर्टिब्रेट्स डोंट जनरेट बी लिम्फोसाइट्स इन बोन मैरो। सारे वर्टिब्रेट्स बी लिम्फोसाइट्स को बोन मैरो में नहीं बना सकते, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स कैन नॉट प्रोसेस बट कैन प्रेजेंट एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट। जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होती है, या सिर्फ आप डेंड्राइटिक सेल्स भी कह सकते हो, ये बना तो नहीं सकते लेकिन गिफ्ट कर सकते हैं एंटीजन को। किसको? टी लिम्फोसाइट्स को। तो डेंड्राइटिक सेल्स एंटीजन का गिफ्ट देते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। नेक्स्ट इज स्प्लीन फिल्टर्स एंटीजन्स आउट ऑफ द ब्लड। अगर ब्लड में से एंटीजन को फिल्टर आउट करना है तो वो स्प्लीन कर सकती है। नेक्स्ट इज डेंड्राइटिक सेल इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था,
डिराइव फ्रॉम, अब ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या गया कि कहाँ से डिराइव होते हैं, तो ये मोनोसाइट से डिराइव होते हैं। जिस मोनोसाइट की जैसे हमने यहाँ पर बात की थी ना, उसी तरह से यहाँ मोनोसाइट्स का वर्ड आ जाता है। दैट इज नॉट फेगोसाइटिक। लेकिन डेंड्राइटिक सेल फेगोसाइटिक नेचर के नहीं होते, ये आपको पता होना चाहिए कि डेंड्राइटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग तो होते हैं लेकिन फेगोसाइटिक नेचर के नहीं होते। फेगोसाइटिक नेचर के जैसे इओसिनोफिल्स से अभी हमने देखे, लेकिन डेंड्राइटिक सेल्स नहीं होते फेगोसाइटिक नेचर के, ये मोनोसाइट से डिराइव होते। नेक्स्ट इज मल्टीपोटेंट स्टेम सेल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट सेल टाइप्स इन दी बोन मैरो। अगर आप बोन मैरो में चेक करते हो तो सबसे ज्यादा अबंडेंट में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का नाम आपको याद रखना है। बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स आर नॉन फेगोसाइटिक सेल। अगर हम बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स की बात करते हैं तो ये नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। तो अगर मैं इसी पेज की बात करूं तो इस पेज में आपने ये देखा कि इओसिनोफिल्स तो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करते हैं। वहीं हमने बात की कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स नहीं होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स ये दोनों भी नॉन फेगोसाइटिक होते हैं। जैसे डेंड्राइटिक थे वैसे बेसोफिल और मास्ट सेल भी होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी नॉन फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। वहीं न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो ये फेगोसाइटिक के होते हैं। तो इस पेज में इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स इन दो को मैंने फेगोसाइटिक बताया, वहीं बेसोफिल, मास्ट सेल और एक और कौन से थे, डेंड्राइटिक सेल थे, इन तीनों को हमने नॉन फेगोसाइटिक बताया। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स बिकम एंटीजेनिकली कमिटेड। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो प्लेस है जहां पर लिम्फोसाइट, लिम्फोइड से लिम्फोसाइट याद कर लेना, लिम्फोइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट क्या हो जाते हैं, एंटीजेनिकली कमिटेड हो जाते हैं। यानी कि दे डोंट वर्क फॉर सेल्फ एंटीजन, वर्क फॉर फॉरेन एंटीजन। ये खुद के सेल्फ एंटीजन के लिए वर्क ना करते हुए फॉरेन एंटीजन के लिए जब वर्क करते हैं तो हम उसको कहते हैं एंटीजेनिकली कमिटेड। तो यहाँ पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स एंटीजेनिकली कमिटेड हो जाते हैं। यहाँ पर दो चीजों का वर्ड और याद रखना, थाइमस जो रहती है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जांपल में ये दोनों याद रखना, थाइमस और बोन मैरो। थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, वहीं बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। टी से टी याद रख लेना, बी से बी याद रख लेना। थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स। फाइन। अब बात आती है MHC2 प्रोटीन्स की। MHC2 प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर अगर नॉर्मल, अभी मैं यहाँ बहुत डिटेल में जाता है MHC2 प्रोटीन्स, लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिकली कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपको बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हूँ थोड़े बहुत, कि अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ भी जाए तो आपको मेरे ये पॉइंट्स अगर याद आ जाएंगे तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। फाइन। तो यहाँ पर देखिए MHC2 प्रोटीन जो रहते हैं उसके अंदर इसकी दो तरह की चेन होती है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। यहाँ पर अगर इन दोनों साइड की बात करें ऊपर की, तो ऊपर के बीटा 1 अल्फा 1 दोनों कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स कहलाते हैं। ठीक है। और बीटा 2 अल्फा 2 ये दोनों कौन से होते हैं, कंजर्व रीजन्स होते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा नीचे एरिया, तो वो कंजर्व रहने की कोशिश में रहता है, कंजर्व रीजन है। वहीं ऊपर वाला एरिया कैसे याद रखोगे, पॉलीमॉर्फिक डोमेन, यानी ऊपर से अलग अलग लुक डिजाइन हो सकता है, इंसान ऊपर से अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन बेसिकली एनाटॉमिकली सारे इंसान अंदर से सेम होते हैं। तो अंदर कंजर्व रीजन होता है और ऊपर कैसे याद रखोगे, पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स होते हैं। पॉलीमॉर्फिक डोमेन में 1 याद रखना, बीटा 1 अल्फा 1 आ जाते हैं और नीचे बीटा 2 अल्फा 2 आ जाते हैं। उसके बाद दे आर इन्वॉल्व इन प्रेजेंटिंग एंटीजन टू टी हेल्पर सेल। यहाँ पर MHC2 प्रोटीन क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं प्रेजेंटिंग, यानी गिफ्ट करना जब होता है एंटीजन को टी हेल्पर सेल में। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल, वो भी क्या करते हैं, वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। उसी तरह से यहाँ पे टी हेल्पर सेल को एंटीजन गिफ्ट करा जा रहा है। कौन कर रहा है, MHC2 प्रोटीन्स कर रहे हैं। वहीं अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि MHC1 किसको प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं लेकिन वो TC सेल्स को प्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है MHC2 टी हेल्पर सेल को करते हैं, MHC2 टी हेल्पर सेल को करते हैं और MHC1 TC सेल को करते हैं। तो C2 के आगे हेल्प, C2 हेल्प और C1 TC, ऐसे याद रखना, C2 हेल्प C1 TC। TC सेल्स का फुल फॉर्म क्या होता है, साइटोटॉक्सिक सेल होता है और इसको TH सेल्स भी कहते हैं जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। अदर देन अल्फा चेन बीटा 1 इज ऑल्सो ग्लाइकोसाइलेटेड। यहाँ पर अगर अल्फा चेन के अलावा बात करें तो बीटा यहाँ पर वो भी ग्लाइकोसाइलेटेड होती है। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज ज्वाइनिंग चेन, जिसको जे चेन भी कहा जाता है, इज फॉर्म्ड इन या फिर फाउंड इन। ज्वाइनिंग चेन किन में पाई जाती है, तो IgM और IgA में पाई जाती है ज्वाइनिंग चेन्स। IgM में भी पाई जाएगी और IgA एंटीबॉडी में भी पाई जाएगी। IgM जो एंटीबॉडी होती है वो पेंटामेरस होती है, M से याद रखना 5,
ए से याद रखना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर ए की फैमिली से याद रखना है, ए की फैमिली 2 वाली रहती है और एम की फैमिली 5 वाली है। यहाँ पर इस टाइप से याद रख लेना, थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। तो ज्वाइनिंग चेन्स, जे चेन्स जो होती है आईजीएम और आईजीए में पाई जाती है। आईजीएम पेंटामेरस होती है, 5 से रिलेटेड होती है, और आईजीए 2 से रिलेटेड होती है, डाइमर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट इज एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं एक्डाइसोन। अब यहाँ पर इस हार्मोन और जितनी भी इसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, मैंने एक वीडियो बनाया है इनवर्टिब्रेट हार्मोन्स के नाम से, उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स अगर आपको नहीं पता है, आप वो वीडियो वॉच करेंगे, आपको सारी डिटेल्स समझ में आ जाएगी। अगेन क्योंकि मैं कह रही हूँ 15 डेज आर लेफ्ट, अगर हम मोटे मोटे तौर पर भी बात करें कितने डेज बचे हैं तो 15 डेज। अभी हालांकि डेट्स टेंटेटिव है, बट स्टिल अगर हम माने तो 15 डेज अगर हमारे पास है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप इतना सोच सकते हैं कि अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आप मुझसे मांग सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आई विल प्रोवाइडिंग इट, या फिर आप सर्च कर लेंगे इनवर्टिब्रेट हार्मोन्स बाय माइंडस्पाइन ट्यूटोरियल्स, यू विल डेफिनेटली गेट इट। तो अब बात करते हैं आगे हार्मोन एक्डाइसोन। हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन, जो कि अगेन इनवर्टिब्रेट हार्मोन है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है ज्यादातर। तो हार्मोन एक्डाइसोन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। एक्डाइसोन का दूसरा नाम होता है मोल्टिंग हार्मोन। अब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बना ले कि बताइए मोल्टिंग हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मोल्टिंग हार्मोन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो तो वही तो एक्डाइसोन है, एक्डाइसोन ही तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। फाइन। सो मोल्टिंग हार्मोन करता है क्या, बेसिकली ये लार्वल प्यूपा को एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म देखें तो कॉर्पोरा कार्डियका जो रहता है वो रिलीज करता है पीटीटीएच को, पीटीटीएच प्रोथोरेसिक ग्लैंड पर वर्क करता है और वो एक्डाइसोन को रिलीज करवा देता है। अब थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास लेयर्स का होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी जो रहती है, बॉडी में अगर एक प्लेस होती है खाली तो उसको ल्यूमेन का नाम दिया जाता है। अब ल्यूमेन के बाद से लेयरिंग स्टार्ट होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ल्यूमेन होता है और ल्यूमेन के ठीक पास वाली जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा वर्ड सबसे पहले याद कर लो, सबसे पहले आप म्यूकोसा और आखिरी वाला सिरोसा, पहले तो आपको ये याद करना है। सो ल्यूमेन के जस्ट पास जो लेयर होती है इज म्यूकोसा, देन नेक्स्ट वन इज सब म्यूकोसा, उसके बाद आती है मस्क्यूलैरिस और फिर आती है सिरोसा। तो MSM। तो आगे क्या होता है यहाँ पर, ऐसे याद रखना, म्यूकोसा में इपिथीलियम आती है, लेमिना प्रोप्रिया आती है और मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा आती है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, मस्क्यूलैरिस नाम तो यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर म्यूकोसा वाली मस्क्यूलैरिस है, इतना याद कर लेंगे। इपिथीलियम, लेमिना प्रोप्रिया, मस्क्यूलैरिस, म्यूकोसा। म्यूकोसा के 3 पार्ट्स है। देन सब म्यूकोसा का दूसरा नाम होता है मीजनस प्लेक्सस, जो कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, सब म्यूकोसा का दूसरा नाम होता है मीजनस प्लेक्सस, जो कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। थर्ड लेयर हमारे पास आती है मस्क्यूलैरिस, जो कि मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। ऐसे याद रखना, मसल स्मूथ होती है, मसल स्मूथ होती है, इससे मस्क्यूलैरिस में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जो कि 2 तरह की होती है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सर्कुलर लेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन याद रखना। मस्क्यूलैरिस 2 तरह की होती है, सर्कुलर लेयर एंड लॉन्जिट्यूडनल लेयर। सर्कुलर लेयर गोल वाली इनर साइड में याद रखना, लॉन्जिट्यूडनल लेयर लॉन्ग वाली आउटर साइड में पाई जाती है, ठीक है। सर्कल्स अंदर की तरफ और लाइंस की फॉर्मेट वाली चीजें बाहर की तरफ, ऐसे याद रख लेना। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है, जो कि थिन मीजोथीलियम की बनी होती है विद सम कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, ये स्मूथ मसल्स की बनी है, ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। तो अगर हम आंखें बंद करके आप सिर्फ बात सुनना, कॉपी में मत देखना, आंखें बंद करके इमेजिन करते जाना मेरी नोटबुक को। ल्यूमेन के पास क्या था, ल्यूमेन के पास म्यूकोसा था। म्यूकोसा के 3 पार्ट्स क्या थे, इपिथीलियम, लेमिना प्रोप्रिया और मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा थी, 3 चीजें थी, ठीक है। फिर म्यूकोसा के पास सब म्यूकोसा थी, जिसका दूसरा नाम मीजनस प्लेक्सस था, जो कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी थी। उसके पास यानी सब म्यूकोसा के पास मस्क्यूलैरिस थी, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी थी, जो 2 तरह की होती है, सर्कुलर लेयर और लॉन्जिट्यूडिनल लेयर। सर्कुलर लेयर जो होती है वो इनर साइड पाई जाती है और लॉन्जिट्यूडिनल लेयर जो होती है वो आउटर साइड में पाई जाती है। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है आखिर में, और ये थिन मीजोथीलियम जो कि विद सम कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेयर के नाम और याद करवा रही हूँ यहाँ पर। ऑब्लिक लेयर, जो कि स्टमक में पाई जाती है, ऑब्लिक यानी ऐसे ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक लेयर स्टमक में पाई जाती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि आप याद रखना बॉडी के अंदर जो मसल्स पाई जाती है ना वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी आपका कोई जोर उन पर नहीं चलता, उन्हें जो करना है वो करेंगी। जैसे कि हार्ट की मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, कार्डियक मसल्स कहते हैं हार्ट की मसल्स को, क्या करती है उसके हिसाब से दिल को जब तक फंक्शन करना है उसकी मर्जी से करता है, जब वो चलना बंद होता है वो आपको पता है क्या हो जाता है। तो बेसिकली होता है ये कि कुछ चीजें इनवॉलेंट्री होती है जो हमारे हाथ में होती है, जैसे हमारे हैंड्स हम चाहें तो कोई चीज उठाना चाहते हैं तो हम हमारे हैंड को कहीं ना कहीं वॉलेंट्री एक्शन पे ले सकते हैं विद
विद द गॉड्स ग्रेस हम कह सकते हैं। तो ये दो चीजें होती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है। स्केलेटल यानी हैंड से याद रख लेना, वॉलेंट्री वो स्केलेटल के अंदर का पार्ट है, ऐसे याद करवाने के लिए कह रही हूँ, ऐसे कोई बायो के कंसेप्ट नहीं है ये। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, ठीक। वोमिटिंग का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वोमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि कंट्रोल होता है वोमिट सेंटर से। वोमिट सेंटर से वोमिटिंग याद हो जाता है, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पाया जाता है, तो वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का अंदर जो HCl पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो किससे सिक्रीट होता है? वो ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है। HCl इज सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल। चीफ सेल प्रोड्यूस पेप्सिनोजन। वहीं चीफ सेल जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो पेप्सिन या फिर पेप्सिनोजन को प्रोड्यूस करते हैं। आप याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो पोही वर्ड। पोही को कैसे याद रखोगे? पेराइटल या फिर पेराइटल का दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर उसके बाद एक और चीज क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? तो ये विटामिन B12 को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन का वीडियो अगर शायद मैंने अपलोड नहीं करा है चैनल पे, बट आई विल ट्राई कि इस बीच में मैं आपको विटामिन डिटेल में पढ़ा दूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रामाचंद्रन प्लॉट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वाइटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होता है CSI नेट के लिए। मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम से मैं इनकंसिस्टेंट थी, बट नाउ आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। सो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जो होते हैं अलाउ स्मॉल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट फ्रॉम अ सेल टू एन एडजॉइनिंग सेल। गैप जंक्शन आप ऐसे याद रखना, गेट की तरह होते हैं। ये दो सेल्स है, एक सेल से दूसरे सेल में अगर स्मॉल आयंस को, छोटे आयंस को और मॉलिक्यूल्स को जाना है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तो वो किसके थ्रू जाते हैं? किस गेट के थ्रू जाते हैं? तो वो गैप जंक्शन के थ्रू जाते हैं। गैप जंक्शन का काम ये होता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ क्लास ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन नेम कनेक्सिन। यहाँ पर एक क्लास ऑफ मेम्ब्रेन से ये यहाँ पर एसोसिएटेड होती है, यानी एक मेम्ब्रेन रहती है, वो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन इन्वॉल्व रहते हैं उनका नाम होता है कनेक्सिन। तो गैप जंक्शन में कनेक्सिन नाम का प्रोटीन याद रखना, ये एक चीज याद रखना है आपको। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दे आर चैनल लाइक स्ट्रक्चर। मैंने जैसे कहा ना गेट जैसे होते हैं, तो चैनल लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है ना स्टूडेंट्स, उसको ज्वाइन करता है। सो ये साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करता है दो एडजॉइनिंग सेल के। दे आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि गैप जंक्शन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लोग समझते पाया जाता है क्योंकि सेल तो सेल होता है, ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में गैप जंक्शन नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में गैप जंक्शन की जगह क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाता है, गैप जंक्शन नहीं होता। गैप जंक्शन की जगह पे क्या चीज आ जाती है प्लांट सेल में? प्लाज्मोडेस्मेटा आ जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट, जीरोप्थाल्मिया एक तरह की डिजीज होती है जो कि विटामिन A की डेफिशिएंसी से होती है। जीरोप्थाल्मिया आंखों की एक प्रॉब्लम होती है, जो कि नॉर्मली आंखों की प्रॉब्लम का जहां भी क्वेश्चन है ना, विटामिन A का अगर नहीं भी आंसर आ रहा है, विटामिन A की तरफ चले जाया करो, ज्यादातर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अभी मैं याद करवा रही हूँ, जीरोप्थाल्मिया विटामिन A की डेफिशिएंसी से होती है, नॉट ड्यू टू हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन A। कुछ लोग समझते हैं कि विटामिन A बहुत सारा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खाने की वजह से, क्योंकि देखिए अगर एक्सेस ऑफ विटामिन भी खा लेगा इंसान तो भी नुकसान है, और बहुत कमी से कोई चीज लेगा तो भी नुकसान है। किसी चीज की ज्यादती और किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस बुरी होती है। हर चीज मॉडरेट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक्स्ट्रावेगेंस इज अ बैड थिंग, उसी तरह से माइजर टाइप का इंसान है, मतलब कि बिल्कुल पैसे को खर्च नहीं कर रहा है, वो भी खराब टाइप का इंसान होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि एक मॉडरेट होना चाहिए कि इंसान अपनी चीजों को जो है दूसरों की हेल्प भी करे, ये सारी चीज होती है। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। सो जीरोप्थाल्मिया जो होती है वो विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है। अगर विटामिन A कोई इंसान प्रॉपर वे में नहीं खा रहा है तो उसको मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप की डिजीजेस हो जाती है। और कुछ लोग विटामिन A ज्यादा खा लेते हैं तो उसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन खा लिया तो उसको हाइपर विटामिनोसिस हो गया। लेकिन हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन A से उसको जीरोप्थाल्मिया नहीं हो जाएगा, ये भी याद रखना। अब इस जीरोप्थाल्मिया में होता क्या है? ये एक एबनॉर्मल ड्राइनेस होती है ऑफ द कंजंक्टिवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई। C और C याद रखना। आंखों का कंजंक्टिवा और कॉर्निया, इसमें ड्राइनेस आ जाती है, सूखापन आ जाता है, विथ इन्फ्लेमेशन, थोड़ी बहुत सूजन भी वहां आ जाती है, एंड रिज फॉर्मेशन टिपिकली एसोसिएटेड विथ विटामिन A डेफिशिएंसी। और वहां पे एक रिज का फॉर्मेशन होता है जो कि विटामिन A की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर है, अब यहाँ छोटा सा जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उसका कुछ एक पॉइंट आपको मेंशन कर रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, तो एक चीज होती है रेशियो X/A। X/A सबसे पहले याद रख लेना। X का मतलब होता है एक्स क्रोमोसोम, A का मतलब होता है ऑटोसोम।
तो x अपॉन a इज इक्वल टू अगर 0.5 होता है तो इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म मेल बनेगा। अगर x अपॉन a का रेशियो 1 के आंसर पे चले जाता है तो इसका मतलब फीमेल बनेगी। और अगर वो 0.5 और 1 के बीच में हुआ, यानी वो मेल और फीमेल के बीच का जो चीज होगी वो इंटरसेक्स कहलाएगा। और अगर वो 1 से भी ऊपर चला गया, यानी फीमेल से भी वाले ऊपर पॉइंट पे चला गया, तो हम उसको सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल कहते हैं। और अगर वो 0.5 के बिलो चला गया, पीछे चला गया, तो उस आंसर को हम कहेंगे मेटा मेल। मेटा मेल, सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल और इंटरसेक्स, ये 3 4 5 चीजें रहती है, इनके रेशियो याद करने रहते हैं। तो बेसिकली आप अगर ये 2 भी याद कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये वाले आप खुद बना लोगे। ठीक है, तो आपकी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो, रेशियो x अपॉन a इज इक्वल टू अगर 0.5 हुआ तो मेल, अगर 1 हुआ तो फीमेल, अगर 0.5 से 1 के बीच में हुआ इंटरसेक्स, अगर अबव 1 हुआ तो सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल, बिलो 0.5 हुआ तो मेटा मेल। ये आपको याद हो गया। ये जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। ए का मतलब ऑटोसोम होता है, एक्स का मतलब एक्स क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर इसकी डिटेल अगर पढ़नी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 15 डेज कोशिश करेंगे PYQ के नोट्स पढ़े बैठकर, क्योंकि अभी टाइम जो बचा है ना, तो आप पूरे चैप्टर्स तो पढ़ना बहुत मुश्किल टाइम बचा है। जो CSIR नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अब 4 लेयर्स होती है, एलेंटॉइन, एमनियन, कोरियन, योगसेक। इनकी डिटेल्स हालांकि मैं बहुत पहले चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जब मैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ा रही थी तब मैंने कर रखे हैं। लेकिन अगर वो नहीं देखे तो अभी 4 लेयर पे फोकस करिए, एलेंटॉइन, एमनियन, कोरियन, योगसेक। एलेंटॉइन क्या करती है, जहां पे एलेंटॉइन वर्ड आ जाना तो कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, ये याद रखना। स्टोर्स यूरिनरी वेस्ट, गैस एक्सचेंज करवाती है, डिराइव्ड फ्रॉम स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से डिराइव होती है एलेंटॉइन? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से डिराइव होती है। एट कॉर्डल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक के कॉर्डल एंड पे स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से एलेंटॉइन डिराइव होती है। नेक्स्ट इज एमनियन। एमनियन वाटर सेक कहलाता है। एमनियन ना ह्यूमंस में भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना एमनियोटिक सेक में बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, उसको पानी वाला जो वाटर सेक कहलाता है उसको एमनियन कहते हैं। उसके आसपास एमनियोटिक लेयर होती है, एमनियन, ये सारी चीज होती है ना। एमनियोटिक फ्लूइड आपने सुना होगा, तो एमनियन वाटर सेक होता है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। एंड इट सराउंडिंग एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भरा होता है। दिस इपिथेलियम इज डिराइव फ्रॉम सोमेटोप्ल्यूर। अब बहुत इंपॉर्टेंट आया, ऊपर क्या वर्ड यूज किया था मैंने? स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। अब आ गया सोमेटोप्ल्यूर। सोमेटो, एमनियन में सोमेटोप्ल्यूर वर्ड है। कोरियन इज डिराइव्ड फ्रॉम सोमेटोप्ल्यूर। अब अगेन आता है दूसरा, कोरियन जो होती है वो भी सोमेटोप्ल्यूर से डिराइव होती है। योगसेक, ये डिराइव होती है स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से। तो 2 तो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर वाली है, वो कौन कौन सी है? योगसेक और एलेंटॉइन है। वो जो एक्सक्रीशन वाली है वो स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। एक्सक्रीशन वाले में थोड़ा टफ वर्ड आ रहा है, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर। योगसेक, स्प्लैंक्नोप्ल्यूर, ये 2 हो गए। एमनियन और कोरियन सोमेटोप्ल्यूर। फाइन। एंड आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया। आज आप इतना कोशिश करिए, इतनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करूंगी। जितने ज्यादा आपको पॉइंट्स आपको इतने दिनों में करवा दूं, 15 डेज में, आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।